नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग उसका एक बेसिक से पूरा अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान सभा। जब भी हम संविधान सभा शब्द कहते हैं या संविधान सभा की बात करते हैं तो इसका आशय ये होता है संविधान सभा का कि एक ऐसे लोगों की सभा जिसे किसका संविधान निर्माण का कार्य सौंपा जा सके। ठीक है, संविधान सभा क्या थी? तो संविधान सभा एक ऐसे लोगों की सभा थी या ऐसे लोगों का समूह था जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा जाए। बात करें संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, अर्थात संविधान सभा 1946 में जब बनी तो उसके पहले की उसकी क्या क्या मांग थी, किन किन लोगों द्वारा संविधान की मांग की गई, उसका अध्ययन करने वाले हैं। दूसरी बात, संविधान सभा की कौन कौन सी बैठकें हुई, कौन कौन सी समितियां गठित हुई उसके लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उसकी पहली बैठक कब हुई, इन सारे टॉपिक का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। आधे घंटे शुरुआत के 20 से 25 मिनट का जो होगा उसमें संपूर्ण संविधान सभा के बारे में डिटेल में हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं। उसके बाद आपको आधे घंटे के बाद आपको 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में लेके आए हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, संविधान सभा जब हम डिटेल में बताने वाले हैं तो इसमें उन सारे क्वेश्चन को लिया गया है जो आज तक किसी भी एग्जाम में संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे संविधान सभा और संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। बात करें संविधान सभा के बारे में तो आप सभी लोग रफ और पेन लेंगे, नोट करते जाएंगे कुछ चीजें, जो चीजें आपको जानकारी, जिन चीजों का नहीं। ठीक है, तो बात करें संविधान सभा तो सर्वप्रथम संविधान सभा की अगर बात करें तो उसका विचार किसके बारे में आया? सर्वप्रथम विचार आया संविधान सभा के बारे में एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो एम.एन. रॉय के मन में आया। और ये एम.एन. रॉय जो है वो कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरित थे। सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे ये लोग क्या थे? तो कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरित थे। और कब आया एम.एन. रॉय के बारे में दिमाग में? तो 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा यह विचार प्रकट किया गया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है 1935। 1935 और 1935 में सर्वप्रथम कांग्रेस द्वारा बात की जाती है। किसके द्वारा? तो कांग्रेस। कांग्रेस द्वारा एक संविधान सभा की बात रखी जाती है कि एक संविधान सभा हो जिसे भारत के संविधान का निर्माण का कार्य सौंपा जाए। कब? अर्थात 1935 में। सर्वप्रथम अगर बात करें तो संविधान सभा का विचार किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का विचार कब प्रस्तुत किया गया? तो 1935 में, और उससे पूर्व 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब बात आएंगे 1938। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहां से स्टार्ट किया हूं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि 1946 में संविधान सभा बनने से पहले उसके बारे में कब कब बात हुई और कौन कौन सी मांग हुई। तो 1938 आता है। इसके बाद आपका आ जाता है 1938। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक संविधान निर्माण की बात की जाती है और ये संविधान सभा यानी कि संविधान सभा की बात की जाती है। और ये संविधान सभा कैसी हो? तो भारतीयों द्वारा चुनी हुई, यानी कि भारतीयों द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। एक संविधान सभा हो जो भारतीयों द्वारा चुनी गई हो
और ये संविधान सभा जो है वो कैसी हो, तो बात की गई ये एक संप्रभु हो यानी कि स्वतंत्र हो। अब संप्रभु की बात क्यों की गई, क्योंकि 1938 का जो समय था वो ब्रिटिश काल का समय था। भारत में कौन राज्य कर रहा था, तो ब्रिटिश राज्य कर रहे थे। और ये संविधान सभा जो थी वो संप्रभु की बात इसीलिए कही गई कि इस पे कोई ब्रिटिश प्रभाव ना हो, भारतीयों द्वारा निर्मित हो और भारत में वयस्क मताधिकार द्वारा इनको चुना जाए और ये स्वतंत्र होकर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण। उसके बाद आता है आपका 1940 का समय। अब 1940 के टाइम पे ये जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में रखी गई, इसको क्या किया गया, एक अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव आया, कब आया, तो 1940 में। और इस अगस्त प्रस्ताव में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई जो भारतीय संविधान सभा के बारे में कि एक संप्रभु संविधान सभा हो और वो कैसे हो, तो प्रत्यक्ष निर्वाचित हो यानी कि भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित हो वयस्क मताधिकार के आधार। इस प्रस्ताव को क्या मान गया, तो सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया। किसमें माना गया, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मान लिया गया। अब अगस्त प्रस्ताव 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस प्रारूप को मान लिया गया। अब क्या होता है, आता है 1942 और 1942 में एक मिशन भेजा जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है। कब, तो 1942। और कौन सा प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में। और इस प्रस्ताव की अध्यक्षता कौन करते हैं, किसके संरक्षण में आता है, तो स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ। स्टेफर्ड क्रिप्स के अगुवाई में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जिसमें भारत के लिए एक संविधान सभा की बात की जाती है। ठीक है, किंतु क्या होता है, इसे मुस्लिम लीग क्या करती है, इसे मानने से मना करती है। मुस्लिम लीग इसे मानने से मना कर देती है यानी कि अस्वीकार कर देती है। इसके बाद ये भी आपका क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद आपका आता है 1946। 1946 की अगर हम बात करें तो 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। उन्नीस में क्या आता है, तो कैबिनेट मिशन आता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पहले आपका हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनकी अगुवाई में आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, और इसके दो सदस्य और कौन से थे, तो देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, उसके साथ आए कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स भी आए। स्टेफर्ड क्रिप्स आए और एक आए एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग साथ में क्या लेके आए, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में बात क्या क्या की गई, तो इसमें मुख्य रूप से बात की गई, इसको हम मिटा रहे हैं। और कैबिनेट मिशन आप देखिए, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी। अब आप देखने वाले हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके सदस्य कौन कौन से थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अगुवाई में आया और दो अन्य सदस्य क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, दो अन्य सदस्य थे। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या रखा, एक भारतीय संघ हो, एक भारतीय संघ हो। दूसरी बात की गई कि ये जो भारतीय संघ हो वो कैसी हो, तो वो संप्रभु हो, अर्थात
कैसी हो? तो संप्रभु हो, अर्थात संविधान यानी कि भारतीय संघ जो है वो संप्रभु हो, अर्थात संविधान निर्माण में उसे किसी के दबाव में ना करना पड़े। ठीक है, अर्थात वो कैसा संविधान निर्माण का करे? स्वतंत्र रूप से एक संविधान का निर्माण कर भारतीय संघ हो। दूसरी बात की गई संविधान सभा का जल्द से जल्द गठन हो या निर्वाचन हो। ठीक है, दूसरी बात क्या की गई? संविधान सभा का जल्द से जल्द गठन हो या निर्वाचन हो। पहली की गई एक भारतीय संघ हो, और वो संघ कैसा हो? तो संप्रभु हो। इसके बाद हम देखेंगे क्या, तीसरी बात की गई एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इसके बाद क्या किया जाए? चौथे नंबर पे पहला हो गया आपका एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए, और वो संघ कैसा हो? तो वो संघ संप्रभु हो, अर्थात अपने संविधान यानी कि अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, ब्रिटिश भारत का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ब्रिटिश सत्ता का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरी बात की गई कि भारतीय संविधान सभा का जल्द से जल्द गठन यानी कि निर्वाचन हो, जिससे संविधान सभा बन सके, और एक अंतरिम सरकार हो जिससे क्या हो सके? एक अंतरिम सरकार हो जिससे यानी कि ब्रिटिश संप्रभुता भारत से हटने के बाद क्या हो, जब ये संप्रभु हो तो वो यहां का शासन प्रशासन चला सके। तब तक के लिए शासन प्रशासन चला सके जब तक संविधान का निर्माण ना हो जाए। तो ये प्रस्ताव रखा गया कब? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, और वो किसकी अध्यक्षता में आया? तो आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन से थे? एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य के रूप में थे। आपसे यह भी इतना डिटेल में पूछ लिया गया है कि एबी अलेक्जेंडर क्या थे? एबी अलेक्जेंडर क्या थे? तो एबी अलेक्जेंडर जो थे इन्होंने लेके आए थे, ये भारत में इन लोगों को लेके आए थे, अर्थात ये क्या थे? ये नाविक थे। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान, और बात क्या की गई 1946 के कैबिनेट मिशन में कि एक संविधान सभा का क्या हो? जल्द से जल्द गठन हो। और इस संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया। क्या दिया गया? कि लगभग 10 लाख की पॉपुलेशन पे, 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाए। संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाए। कितने? तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, संविधान सभा के सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाना था। उसके बाद क्या होगा? ये जो सदस्यों का चुनाव होना था वो कैसे होना चाहिए था? ध्यान रखेंगे, पहले इसको आप देखेंगे। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाना था, और उस टाइम भारत की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग आपकी कितनी थी? तो 38 करोड़ 90 लाख। अड़तीस करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन थी, और 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाना था। इसी आधार पे क्या चुना गया? इसी आधार पे चुना गया कि भारतीय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 389। अब आप 38 करोड़ 90 लाख में 10 लाख का भाग देंगे तो आपका 389 आ जाएगा। अर्थात संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 389 थी। 389 क्यों थी? तो क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन होना था, एक सदस्य का चुनाव होना था,
और भारत की पॉपुलेशन जो उस टाइम टोटल थी वो 38 करोड़ 90 लाख थी। और इसी 38 करोड़ 90 लाख को 10 लाख से भाग दिया गया तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त हुआ? 389 प्राप्त हुआ। और इसी आधार पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? तो 389 रखी गई। अब ये जो 389 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचन जिनका होना था, अब सभी लोग जान गए कितने सदस्य? तो 389 सदस्य संविधान सभा में। अब इनका होगा क्या? निर्वाचन। और चुनाव किस आधार पर होना था? तो बात करें, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा 296 सदस्य और प्लस 93 सदस्य। ये जो 296 सदस्य चुने जाने थे उनका कैसे चुनाव होना था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से ये 296 सदस्य चुने जाने थे। और 200 यानी कि जो 93 सदस्य शेष बचे इन्हें देशी रियासतों से चुना जाना था। इनका जो चुनाव होना था वो देशी रियासतों से होता था। अब बात करें ब्रिटिश भारतीय प्रांत क्या था? उस टाइम पे ऐसे क्षेत्र जहां पे ब्रिटिश संप्रभुता थी, ठीक है, अर्थात जहां पे अंग्रेजों का शासन प्रशासन चलता था, उसे क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश भारतीय प्रांत। और यहां से 296 सदस्य जो है संविधान सभा के यहीं से चुने जाने थे। शेष बचे 93 सदस्य। और ये कहां से चुने जाते थे? तो ऐसे क्षेत्र जहां राजे रजवाड़े का प्रशासन चलता था, यानी कि देशी रियासतें जहां थी वहां से चुना जाना था 93 से। अब इसमें 296 में भी थोड़ा सा हम देखेंगे, 292 प्लस 4 ऐसे डिवाइड होता है। ये जो 292 थे ये कैसे चुने गए? ब्रिटिश भारतीय प्रांत से। और ये जो 4 जो चुने गए वो ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत से चुना गया। ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत से। ये भी आपसे पूछा हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत की अगर बात करें तो उस टाइम पे 4 ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत थे मुख्य रूप से। और वो कौन कौन से थे? तो आपका पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा आपका हो जाएगा अजमेर, तीसरा कहां से चुना गया? तो आपका कर्नाटका के कुर्ग से, और चौथा आपका हो जाएगा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से दिल्ली से एक चुना गया, अजमेर से एक चुना गया, कर्नाटका के कुर्ग से एक चुना गया और बलूचिस्तान से एक चुना गया। टोटल 4 सदस्यों को चुना गया, ठीक है, ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत से। तो ध्यान रखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि इन सदस्यों का निर्वाचन की अगर हम बात करें तो कैसे हुआ? तो ये जो 93 सदस्यों का निर्वाचन हुआ ये देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा हुआ। कैसे हुआ? देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा हुआ, अर्थात संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन कैसे हुआ था? अभी मैं आपको डिटेल करता हूं, 2-3 लाइन याद रखना, ठीक है। तो कैसे हुआ? तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया कितने? 93 सदस्यों को। उसके बाद 296 ये जो सदस्य हुए इनको कैसे चुना गया? इनका क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका भी नहीं हुआ। इनको कैसे चुना गया? इनको चुना गया जैसे आपके चलिए विशेषाधिकार दिए गए कुछ, सामान्य प्लस मुस्लिम प्लस सिख प्लस ईसाई, और इनके प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया इन 296 सदस्यों का। अर्थात संविधान सभा कैसी थी? तो संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं थी।
अर्थात जनता द्वारा संविधान सभा नहीं चुनी गई थी। संविधान सभा कैसी चुनी गई थी? तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई थी। पहला आप ध्यान रखेंगे, संविधान सभा कैसे चुनी गई थी? तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, अर्थात संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। पहले आप ये ध्यान रखेंगे, कैसे हुआ? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा अगर बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ। और इसके बाद अगर हम बात करें तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये आप जरूर रूप से ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टार लगाएंगे, नोट करेंगे। अभी तक हमने देखा संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका हो गया 389, जिसमें से 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे, और 93 सदस्य कैसे चुने जाने थे? तो देसी रियासतों से। इन 296 सदस्यों में भी 292 सदस्य ब्रिटिश रियासत से चुने गए और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत से चुने गए। और वो कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? तो आपका पहला दिल्ली हो गया, दूसरा आपका हो गया अजमेर, तीसरा अगर हम बात करें तो कर्नाटका का कुर्ग हो गया, और चौथा आपका बलूचिस्तान हो गया। यानी कि 4 ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत से चुने गए। और इनका चुनाव कैसे हुआ? तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत हुआ। और क्या हुआ? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अर्थात आपसे पूछा जाए कि क्या संविधान सभा जनता द्वारा चुनी गई थी? नहीं, तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई थी। होता क्या था? एक विशेष वर्ग के लोगों का एक प्रतिनिधि भेजा जाता था जिसको चुनाव करने के लिए उसमें वोटिंग होती थी। ठीक है, तो ये आपने देखा 296 यानी कि 389 सदस्यों का टोटल चुनाव की प्रक्रिया की। अब चुनाव होता है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा का चुनाव होता है कब? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के 389 सदस्यों का चुनाव होता है। और इसमें शामिल कौन कौन होता है? तो आपका मुख्य रूप से आप सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग, कांग्रेस प्लस अन्य, ये लोग शामिल होते हैं। जिसमें मुस्लिम लीग को अगर हम बात करें तो इसको कितनी सीटें मिलती हैं? तो इसे 73 सीटें प्राप्त होती हैं। कितनी? तो 73 सीटें। कांग्रेस की अगर बात करें तो 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती हैं, चुनाव होता है। और जो 15 सीटें अन्य थी, 15 सीटें बची, वो अन्य लोगों को प्राप्त हुई। ठीक है, अर्थात जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के जब 389 सदस्यों का चुनाव हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 73 सीटें प्राप्त हुई। 208 सीटें आपका कांग्रेस से प्राप्त होती हैं और 15 अन्य सीटें प्राप्त होती हैं। अब आप देखेंगे ये जो 389 सदस्य चुने गए, इनकी क्या विशेषताएं थी? तो पहला आप ध्यान रखेंगे, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं यानी कि महिला सदस्य के रूप में चुनी गई? तो वो आपका हो जाएगा 15। संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है
कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जो चुनी गई? तो बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल। और ये क्या थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसे संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुना गया। कौन थी? तो बेगम अय्याज रसूल। 15 महिलाएं टोटल थी और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल। अब ये हमारा हो गया संपूर्ण संविधान सभा का, हमारा क्या हो गया? चुनाव हो गया, सदस्यों का निर्वाचन हो गया, अर्थात सदस्य चुन लिए गए। टोटल कितने सदस्य चुने गए? तो 389, और 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य चुने जाते हैं, 73 सदस्य जो चुने जाते हैं मुस्लिम लीग से चुने जाते हैं, 15 अन्य सदस्य चुने जाते हैं। टोटल महिलाओं की अगर बात करें तो टोटल 15 महिलाएं चुनी जाती हैं और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन चुनी जाती है? तो बेगम अय्याज रसूल चुनी जाती है। अब हमारा संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा की होगी बैठकें। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा की बैठकों। संविधान सभा की अगर बात करें तो इसकी कौन कौन सी बैठकें हुई? सर्वप्रथम बात करेंगे पहली बैठक, और ये कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है? वरिष्ठता के आधार पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरिष्ठता के आधार पे, ये भी आपसे पूछा गया है। वरिष्ठता के आधार पे अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। दूसरा क्या होता है? इसमें क्या होती है कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग क्या करती है? इस बैठक का बहिष्कार कर देती है। मुस्लिम लीग क्या करती है? इस बैठक का बहिष्कार कर देती है। और शामिल कितने लोग होते हैं टोटल? तो ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग जब इस बैठक का बहिष्कार करती है तो इसमें टोटल 207 लोग शामिल होते हैं, जिसमें से कितनी? तो 8 महिलाएं होती हैं। ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से। कौन कौन सा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है? पहले पूछेगा आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपका 9 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया आप गिन नहीं सकते। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सारा एग्जाम, कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछता हो। तो कब हुई पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना जाता है? ये सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में होते हैं और इसी की वरिष्ठता के आधार पर इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अर्थात संविधान सभा के अगर जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के
अध्यक्ष के रूप में जब सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है तो उसका आधार क्या होता है, ये भी पूछा है। तो ये आपका वरिष्ठता के आधार पे इनका चुनाव हुआ था, ठीक है, वरिष्ठता के आधार पे। अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन चुने गए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्या होती है, मुस्लिम लीग क्या करती है, पहले संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को होती है, उसमें क्या करती है, मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं होती, अर्थात मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है। संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे, 389। 389, और इस 389 में पहली बैठक में केवल कितने शामिल होते हैं, तो 260 सदस्य शामिल होते हैं। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं चुनी गई थी, और इन 15 महिलाओं में पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल होती हैं, तो केवल 8 महिलाएं शामिल होती हैं। इतना आप संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक कौन सी होती है। तो अब 9 दिसंबर 1946 को पहली हो गई, सेकंड हम इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, संविधान सभा की पहली बैठक अगर कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। अब संविधान की दूसरी बैठक अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 11 दिसंबर 1946। क्या होता है, तो अभी आपने देखा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, कब, 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब होता है, तो 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बात अगर हम देखेंगे इसमें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, दो लोगों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है, कौन कौन से, तो एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और क्या आपका हो जाएगा, बी.टी. कृष्णाचारी। ये कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अभी तक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, किंतु 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, तो आपका एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। इसी के साथ 11 दिसंबर को एक और होता है काम, क्या होता है, तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। बात करें अगर बी.एन. राव की, तो इनका फुल फॉर्म क्या था, बेनेगल नरसिंह राव। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल फॉर्म था। इनकी अगर बात करें इनकी योग्यता की, तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या थे, जज थे, अर्थात इनके पास संविधान निर्माण के लिए पर्याप्त योग्यता थी। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
ये सलाहकार के रूप में इनको चुना गया था। ये क्या थे? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज थे, आईसीएस अधिकारी थे, और ये क्या था? इनको विशेष संविधान निर्माण का विशेष अनुभव था, जिसके कारण इनको क्या चुना गया? संवैधानिक सलाहकार। और कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946। अब आपसे क्वेश्चन बनता है क्या कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा आपसे पूछा जाता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को होने वाली बैठक जो थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी, दोनों में से एक नाम दिया होगा, आप चूज कर सकते हैं। ज्यादातर आप ध्यान रखेंगे एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। बी.टी. कृष्णाचारी भी एक बार पढ़ लीजिए, पर एच.सी. मुखर्जी को ध्यान रखेंगे। ये क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। आपसे पूछता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव अर्थात बेनेगल नरसिंह राव जो थे, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान रखेंगे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये क्या थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज थे, आईसीएस अधिकारी थे उस टाइम पे, और इनको संविधान निर्माण का अच्छा खासा अनुभव था, जिसकी वजह से इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। अब हम बात करेंगे, तीसरा हमारा हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। तीनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 की अगर बात करें तो इस दिन क्या हुआ? तो इस दिन जे.एल. नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। कब रखा गया? 13 दिसंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, ये डेट आपसे पूछता है, ठीक है। डेट कई बार एग्जाम में पूछा गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इस उद्देश्य प्रस्ताव में बात की गई कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें मतलब मुख्य रूप से किन किन चीजों को अवश्य रूप से शामिल किया चाहिए, उद्देश्य प्रस्ताव में बात की गई। और ये उद्देश्य प्रस्ताव अभी वो बता रहे हैं आपको, ये उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखा गया, उसको बताते हैं। पहला काम ध्यान रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखी गई, और 22 जनवरी 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 22 जनवरी जो 1947 का दिन होता है, इस दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये डेट भी आप याद रखिएगा। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पंडित जे.एल. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, आपका हो जाएगा बी.टी. कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी क्या हो जाएंगे? तो ये उपाध्यक्ष चुने गए, और बेनेगल नरसिंह राव जो चुने गए, ये संवैधानिक सलाहकार चुने गए। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। सारा का सारा डेट आपको याद करना है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब आप देखेंगे दिसंबर के बाद आपका जनवरी होता है, और आपका 17 दिन इसमें मान लीजिए और 22 दिन इसमें, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा, ये डेट नहीं भुलाएगा अगर एक दूसरे से जोड़ के आप पढ़ें, ठीक है। दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो लगभग 1 महीने बाद स्वीकार कर लिया गया, 1 से 1.5 महीने बाद स्वीकार कर लिया गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ये उद्देश्य प्रस्ताव का क्या लक्ष्य था? उद्देश्य प्रस्ताव का लक्ष्य था कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, उस संविधान की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए।
कैसा होना चाहिए? तो एक संप्रभु संविधान होनी चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव में किसकी किसकी बात की गई? एक मोटा मोटा आप ध्यान रखेंगे, एक संप्रभु संविधान होना चाहिए, अर्थात यह स्वतंत्र हो और इसकी जो तमाम शक्तियां हो, जो इसको शक्तियां प्रदान की गई हो, उसका केंद्र कौन हो जाना चाहिए? तो भारत की जनता। भारत की जनता। आपसे पूछा जाता है एग्जाम के रूप में कि भारत में सबसे बड़ा कौन है? संविधान दे देता है, न्यायालय देता है, भारत सरकार दे देता है और भारत की जनता देती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बड़ा अगर बात करें तो सबसे पहले आपको चूज करना है भारत की जनता, क्योंकि संविधान को जो शक्तियां प्रदान की गई तो भारत की जनता के द्वारा प्रदान की गई, तो सबसे आगे कौन हो जाएगा? तो भारत की जनता। अर्थात संविधान निर्माण में संविधान के पास जितनी शक्तियां हो किसके द्वारा दी गई? तो भारत के लोगों द्वारा दी गई। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व स्वतंत्र, जैसे आपसे बोला जाता है प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बात की गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, अर्थात कौन बनाने? हम भारत के लोग। और भारत को कैसा बनाएंगे? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई। किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा की गई है। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? भारत की जनता। उसके बाद आएगा संविधान। ठीक है, भारत की जनता अगर विकल्प में नहीं होगी तो आपको चूज करना है संविधान। तो पहला आपका बात की गई कि क्या हो? तो संप्रभु संविधान हो। दूसरी बात क्या की गई कि मूल अधिकारों की बात की गई। तीसरा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई। अर्थात जिस संविधान के हम निर्माण करने जा रहे हैं उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात हो, मूल अधिकारों की बात हो, जनता के मूल अधिकारों की बात हो, वह कहती हो तो वो स्वतंत्र संप्रभु संविधान हो। तीसरी अगर बात करें तो आपका स्वतंत्रता की बात की गई, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। ठीक है, इसके बाद क्या बात की गई कि भारत में जो जनजातीय समुदाय है उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जाए, अर्थात उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। ये सब विशेष रूप से किसने बात की गई? 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव में। अर्थात हम इन चीजों को केंद्र में रख के भविष्य में जो संविधान का निर्माण करने वाले हैं उसमें हमें किन किन विशेषताएं होनी चाहिए, इन चीजों को हम केंद्र में रख के संविधान का निर्माण करेंगे। अर्थात सभी लोगों को विशेष रूप से उसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब हमारे संविधान निर्माण की कार्य शुरू होगी। संविधान निर्माण की कार्य शुरू होती है और उसके बाद आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अधिनियम 1947, इसके तहत क्या होती है? संविधान सभा में कुछ परिवर्तन होता है। कौन कौन से? तो पहला क्या किया गया? तो 1947 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या किया गया? जो संविधान सभा भी गठित थी वो संप्रभु नहीं थी, इसे क्या बनाया गया? तो संविधान सभा को संप्रभु बना दिया गया।
संविधान सभा को संप्रभु बना दिया गया, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। तो संविधान सभा क्या हो गई, संप्रभु हो गई। दूसरी इसमें क्या विशेषता की गई कि जो संविधान सभा है इसके दो कार्य होंगे। पहला, संविधान निर्माण का, संविधान निर्माण का कार्य करेगी। दूसरा, जब तक संविधान निर्माण और सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, अर्थात विधायी कार्य भी ये करेगी। कब तक, जब तक भविष्य में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। तीसरी बात की गई कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत में जो शासन प्रशासन चलेगा वो किस अधिनियम के तहत चलेगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत तब तक भारत का शासन प्रशासन चलेगा। ठीक है, तो ये बात की गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। क्या भारतीय संविधान सभा जो अभी तक संप्रभु नहीं थी, अर्थात अभी तक भारत स्वतंत्र नहीं था, उस स्वतंत्र होने के बाद क्या हो गई, संप्रभु हो गई। दूसरी बात की गई, ये जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो इसका लक्ष्य था संविधान का निर्माण करने। अब हो गया भारत स्वतंत्र, तो इसका एक लक्ष्य और हो गया कि भारत के लिए वर्तमान में जो कानून की जरूरत पड़े वो विधायी कार्य भी कौन करेगी, तो यही संविधान सभा करेगी। तीसरी बात, ये जो अंतरिम सरकार की गठन किया गया था ये क्या करेगा, जो शासन प्रशासन भारत में चलेगा 1947 के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, अगली सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक जो शासन प्रशासन चलेगा वो किस अधिनियम के तहत चलेगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इसी के साथ अब संविधान सभा पे क्या होगा, 3 वाचन होगा। एक मसौदा तैयार किया जाएगा। संविधान सभा की मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ समितियां देख लेते हैं। संविधान सभा की कुछ समितियां देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली समिति की अगर हम बात करें तो संघ शक्ति समिति। और इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है, संविधान निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, कि अर्थात किस क्षेत्र में कुछ लोगों को क्या किया गया, एक समिति गठित की गई, उसकी अध्यक्षता सौंपी गई कि आपका ये कार्य है, सौंपा गया उस सारे कार्य को ताकि आप संविधान का निर्माण कर सके। तो संघ शक्ति समिति जो सौंपी गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समझी गई। दूसरा आपका अगर हम बात करें तो संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति ये सारा आपसे एग्जाम में पूछता है, और ये भी किसके अंदर में सौंपी गई, तो आपका जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तीसरा हम देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, और ये किसके नेतृत्व में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, SRSBB पटेल, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सौंपी गई कौन सी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकारों से संबंधित एक समिति बनी। अधिकारों से संबंधित समिति बनी, और इसके भी कौन बने, तो इसका भी आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद 5वीं समिति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा संचालन समिति।
संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति एक चुनी गई। संबंधी तदर्थ समिति, और इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये 5 मुख्य समितियां हो गई। उसके बाद हम लोग एक विशेष समिति, प्रारूप समिति को समझेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी समिति का गठन किया गया और उसकी अध्यक्षता किसने किया। तो आपको याद करा देते हैं सर्वप्रथम यहीं खड़े खड़े। ध्यान रखेंगे, संघ की जब भी बात आएगी, आपसे संघ की बात जब भी होगी, तो आप सभी लोग जानते हैं संघ की बात जब भी होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संगीत समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांत की बात आई तो प्रांतों के लिए विशेष रूप से कार्य कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम आया और ये हुआ कि भारत के कितने प्रांतों को शामिल करना है, तो उसमें ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विशेष रोल लगा। इनका विशेष रोल रहा किसमें? तो ये अपना भारत में जो देशी रियासतें थे, इनको भारत में शामिल करने के लिए इन्होंने बहुत ही विशेष रूप से कार्य किया। तो प्रांतीय यानी कि देशी रियासतें यानी कि प्रांतीय संविधान समिति कौन हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की अगर बात करें तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। संचालन अर्थात वहां का कार्य कैसे चलेगा, तो कार्य की अगर बात करें तो कौन देखेगा? अध्यक्ष ही देखेगा, तय करेगा कि वहां का कार्य कैसे चलेगा। तो अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इसीलिए इन्हें संचालन की जो समिति थी उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज या तदर्थ समिति की अगर बात करें तो ये भी किसे चुना गया? तो ये राष्ट्र ध्वज की अगर बात करें कौन तय करेगा? जो वहां का देखभाल यानी कि संचालन कर रहा है, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा प्रारूप समिति, और इसी में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा? तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कब गठित हुई? तो 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में सौंपी गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बात करें नंबर ऑफ सदस्य की तो कितने? तो टोटल 7 सदस्य चुने गए। ठीक है, कितने सदस्य? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस 6 अन्य, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 7 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य चुने गए। इन सदस्यों का आपसे नाम भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारूप समिति कब हो गई? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता। सदस्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप देखते हैं सर्वप्रथम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पहले हो गए। दूसरी अगर हम बात करें तो कौन से थे? तो एन गोपाल स्वामी आयंगकर। एन गोपाल स्वामी आयंगकर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पहले हो गए, एन गोपाल स्वामी आयंकर दूसरे हो गए। तीसरा कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा सैयद सादुतुल्लाह खां। सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, सादुल्लाह या सादुतुल्लाह। ठीक है, तीसरे हो गए। चौथे सदस्य की अगर हम बात करें, सारे सदस्यों को आपको नाम ध्यान रखना है, मोहम्मद सादुतुल्लाह हो गए। अब तीसरा आपका हो जाएगा के एम मुंशी, चौथे।
के एम मुंशी हो गए आपके चौथे। ये 4 सदस्य हो गए। 2 सदस्य और थे, उनकी विशेष रूप से विशेषता है, तो उनको आप बगल में रखेंगे। 4 2 सदस्य कौन से हो जाएंगे? तो पांचवा की अगर हम बात करें, पांचवा की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा डीपी डीपी खेतान। ये 5वें सदस्य के रूप में चुने गए। कौन? तो डीपी खेतान चुने गए। किंतु 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह पे कौन आ जाते हैं? तो टीटी कृष्णाचारी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं इनकी जगह पे? तो आपका टीटी कृष्णाचारी हो जाएगा। टीटी कृष्णाचारी हो जाते हैं। छठा सदस्य की अगर हम बात करें तो छठा कौन हो जाते हैं? तो आपका हो जाता है बीएल मित्रा। बीएल मित्रा। और इनकी क्या होती है? तो इनकी होती है स्वास्थ्य खराब, जिसके बाद ये क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। और इनकी जगह पे कौन आ जाते हैं? तो एन माधव राव आ जाते हैं। एन माधव राव आ गए। अब ये आपके टोटल सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें कितनी हो गई? तो टोटल 7 सदस्य। 6 सदस्यों का मैंने नाम लिख दिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मेन सदस्य यानी कि अध्यक्ष थे वो थे। टोटल कितने हो गए? तो टोटल 7 सदस्य हो गए। कौन सी समिति? तो प्रारूप समिति। कब गठित हुई? 29 अगस्त 1947 को। इसकी अगर बात करें टोटल सदस्य 7 सदस्य। ध्यान रखेंगे आपसे ये भी पूछा जाता है कि डीपी खेतान और बीएल मित्रा के बारे में पूछा जाता है कि अगर बात करें बीएल मित्रा के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया तो कौन चुने गए? उनकी जगह पे कौन आए? तो एन माधव राव है। ठीक है। जैसे डीपी खेतान की अगर बात करें तो वो कौन से सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई थी संविधान सभा के? तो वो कौन थे? तो डीपी खेतान। और इनकी जगह पे कौन आए? तो टीटी कृष्णाचार्य। तो ये था हमारा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो प्रारूप समिति क्यों गठित की गई थी? इसका क्या कार्य था? प्रारूप समिति को एक अन्य नाम से जाना जाता है मसौदा समिति। मसौदा समिति। इसका कार्य क्या था? तो जो संविधान का हम निर्माण कर रहे हैं उसकी प्रारूप कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका प्रारूप कैसी होनी चाहिए, इसका निर्धारण करना इसका कार्य था। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति। इसके बात करें कब गठित हुई? तो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। टोटल नंबर की अगर बात करें तो 7 थे, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई। और अन्य 6 सदस्य कौन कौन से थे? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, सैयद मोहम्मद असादुल्लाह खां, के एम मुंशी, टीटी कृष्णाचारी यानी कि डीपी खेतान की जगह पे आए हैं, और बीएल मित्रा जिनकी स्वास्थ्य संबंधी खराब के बाद इनकी जगह पे कौन आए? तो एन माधव राव। ठीक है। तो ये हमारी समिति गठित हो गई। अब क्या हुआ? इनका रिपोर्ट आएगा। ठीक है। अब क्या होगा? रिपोर्ट आती है इनकी और 114 दिन विचार के बाद वाचन होता है, यानी कि इस पे विचार होता है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन की अगर हम बात करें तो 4 से 9 नवंबर 1948 1948 में पहला वाचन होगा। 5 दिन का टोटल होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा वाचन की अगर बात करें हमारा तो 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949, यही सबसे लंबा
सबसे लंबा वाचन होता है कौन सा? तो दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया है। तीसरा अगर बात करें तो 14 नवंबर से लेके क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। ये हमारा तीसरा वाचन होता है। सबसे लंबा वाचन कौन सा होता है? तो दूसरा वाचन होता है, जो 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 नवंबर 1949 तक चलता है। इसके बाद क्या होता है? इस पे एक रिपोर्ट आती है और इस पे संविधान सभा का तीसरे वाचन के बाद क्या होता है? संविधान का एक निर्माण होता है, जिसमें अगर बात करें टोटल कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किया, तो 284 सदस्यों ने टोटल सिग्नेचर किया इसमें। सर्वप्रथम अगर बात करें तो किसने सिग्नेचर किया? सब लोग ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम अगर बात करें तो किसके द्वारा सिग्नेचर किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला सिग्नेचर किए। सबसे अंतिम में कौन किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंतिम बार सिग्नेचर किया। इसी 26 नवंबर जब 1949 को संविधान को क्या हुआ? बनके तैयार हो गया। कितने दिन में? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान निर्माण क्या हो गया? टोटल तैयार हो गया। टोटल बैठकों की अगर बात करें तो टोटल 12 बैठकें हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। टोटल कितनी बैठकें हुई? 12 बैठकें हुई। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान तैयार हुआ। संविधान पर 284 लोगों ने सिग्नेचर किया। पहला सिग्नेचर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और सबसे अंतिम में सिग्नेचर कौन किया? तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, टोटल 12 बैठकें हो गई। अब आप क्या करेंगे? 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? तो अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मीकरण। अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित। तीनों शब्द जब भी आए तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, आत्मार्पित। ये कब किया गया? तो 26 नवंबर 1939। जब भी लागू होने की बात होगी कि संविधान सभा यानी कि संविधान कब लागू हुई, तो 26 जनवरी 1950। लागू होने की बात जब होगी तो क्या होगा? तो 26 जनवरी 1950। ये 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 है, जब इसे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, तो इसमें कितने? तो टोटल 15 आर्टिकल जो थी उन्हें लागू किया गया। ठीक है, 15 आर्टिकल प्लस 394 आर्टिकल। 394 जिन 15 आर्टिकल को लागू करता है, ये खुद भी स्वयं लागू हुआ। तो कहीं कहीं आपको 15 मिलेगा, कहीं कहीं 16 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 15 आर्टिकल को लागू किया गया और जो 15 आर्टिकल को लागू करने वाला आर्टिकल 394 था, जब वो लागू होगा तभी ये 15 आर्टिकल लागू होंगे। तो टोटल कहीं कहीं आपको 16 मिलेगा, कहीं कहीं 15। दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों में क्या विवाद है। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया संविधान का निर्माण। टोटल 15 आर्टिकल लागू हो गए। उसके बाद इसी के साथ ध्यान रखेंगे 24 जनवरी के दिन क्या हुआ? 24 जनवरी 1949, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1949 के दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में और पंडित राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में तब तक के लिए चुन लिया गया जब तक भविष्य में अगली सरकार यानी कि अगला चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संविधान सभा। हमने संविधान सभा को एकदम डिटेल में अध्ययन किया। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है इसमें छूटा होगा। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया। तो आज की हमारी क्लास जो है वो इतना ही रहने वाली है। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लास करवाने वाले थे इसके साथ, पर क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्लास को यहीं पे आज खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो आपका प्रस्तावना यानी कि संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी, आपको संविधान सभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्लास। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।